मैं कचहरी के बाहर सब्जी की रेहड़ी लगाया करता था। वहां रोज एक नौजवान वकील आता था जो देखने में बहुत गरीब लगता था, इसलिए मैं उसे अक्सर बिना पैसे लिए फल खिला दिया करता था। लोग मुझे पागल कहते थे और ताने देते थे कि मैं अपना नुकसान करता हूँ। फिर एक दिन वह वकील अचानक गायब हो गया। 5 साल बाद मेरे बेटे पर झूठा हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसे फांसी की सजा होने वाली थी। जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, उसी दिन अदालत में एक नया जज आया। जैसे ही जज ने मुझे कटघरे के पास देखा, उसने फैसला सुनाने की बजाय अपनी कलम रख दी और सबके सामने खड़ा होकर मुझे सलाम किया, क्योंकि मैं परेशान हालत में बरामदे में बैठा अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहा था। आज मेरे बेटे का फैसला होना था, जबकि उस पर लगाया गया आरोप पूरी तरह बेबुनियाद था। मेरा बेटा ऐसा इंसान था जो किसी चींटी को मारने की भी हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन उसे एक इंसान की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उसे फांसी का आदेश दिया जाना था। मेरा दिल बहुत उदास था। मैं अपनी पत्नी से बार बार कह रहा था कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हम उसे बचाकर घर ले आएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे यकीन हो चला था कि सामने वाला पक्ष बहुत जालिम है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था कि ये मेरा इकलौता बेटा है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, उनके बेटे की हत्या किसी और ने की है, लेकिन उन्होंने हमें माफ नहीं किया। उनका कहना था कि बेटे का बदला बेटे से ही लिया जाता है और वे हमारे घर की नस्ल तक मिटा देंगे। उनके ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए थे। मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। मैंने उसे अदालत ले जाने से मना किया था, लेकिन यह सोचकर उसे साथ ले गया कि शायद आज मां बेटे की आखिरी मुलाकात हो। कुछ देर बाद जब वह बाहर नहीं आई तो मैंने ऊंची आवाज में कहा, शालिनी कहाँ रह गई हो? बाहर आ जाओ, हमें जाना है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मेरा दिल घबरा गया और मैं तुरंत अंदर गया। सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी आईने के सामने बेहोश पड़ी थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा था। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसका चेहरा पकड़कर झकझोरा, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश थी। मैंने तुरंत अपने ससुराल फोन करके खबर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ ही देर में मेरा साला खून लेकर आया और बोला कि वह डॉक्टर को लेकर आ रहा है और तब तक मैं उसकी बहन को बिस्तर पर लिटा दूं। मैंने बहुत मुश्किल से अकेले ही अपनी पत्नी को बिस्तर तक पहुंचाया था। इसी दौरान मेरा साला डॉक्टर को लेकर आ गया और उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने आंखें खोलीं और अगले ही पल तड़पकर इधर-उधर नजर दौड़ाते हुए बोली, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा आर्यन कहाँ है? उसकी हालत देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। अगर मेरी पत्नी अभी ही इस हालत में बेहोश हो रही है, तो फांसी के बाद उसका क्या हाल होगा? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किसी के सामने रोता नहीं था, नहीं अपना दर्द बयान करता था, लेकिन मेरे भीतर जो तूफान चल रहा था, उसे सिर्फ मैं ही जानता था। मैं उसके पास गया, उसका हाथ थामकर धीमी आवाज में बोला कि अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो हम केस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? अदालत में हमारा इंतजार हो रहा होगा, न जाने वहां क्या फैसला हो। हमारा वहां होना जरूरी है और तुम बिस्तर पर लेट गई हो। मेरी बात सुनते ही वह तुरंत उठकर बैठ गई और मुझे देखते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, हम चलते हैं। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। उसकी तड़प देखकर न जाने क्यों इस बार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसके पास बैठ गया, उसके दोनों हाथ थामकर बोला कि इंसान को हर हालात के लिए तैयार रहना पड़ता है। कोर्ट में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए मानसिक तौर पर मजबूत रहो। मेरी बात सुनकर वह हिचकियां लेकर रोने लगी। मेरा साला मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई साहब, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भाभी की तबीयत पहले ही खराब है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को मजबूत करना था, इसलिए मैंने फिर कहा कि हमारे बेटे ने कत्ल नहीं किया, ये हम जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम कानून के आगे बेबस हैं, इसलिए खुद को मजबूत करो।
अगर हमारे बेटे को फांसी होती है तो ये सब भगवान के हुक्म से होगा। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, और न ही वहां बैठा हुआ जज और वकील। मेरे बुलंद लहजे पर मेरी पत्नी चुप हो गई थी। डॉक्टर साहब को फीस देकर विदा किया जा चुका था और हमारे वकील के फोन भी लगातार आने लगे थे, इसलिए मैं तुरंत अपनी पत्नी के साथ कोर्ट की ओर चल पड़ा। ये वही रास्ते थे जहां कभी मैं सब्जी का ठेला लगाकर अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी किस्मत ने मुझे एक सुंदर बेटे का पिता बनाया और फिर उसमें कमाने की काबिलियत भी दी, मगर आज वही बेटा मुझे फिर से उसी सड़क पर ले आया था। कोर्ट के सामने पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली और खुद को हर तरह के बोझ से आजाद करने की कोशिश की। आज जो होना था उसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हो चुका था, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी हकीकत से भाग ले, एक दिन उसे सच का सामना करना ही पड़ता है। मेरे बेटे के केस की सुनवाई शुरू होने में अभी पूरे 20 मिनट बाकी थे। मैं अपनी पत्नी के साथ एक तरफ बैठ गया। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा और वह सही सलामत घर लौट आएगा। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अचानक मेरी आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। 5 साल बाद ईश्वर ने मुझे औलाद की नेमत दी थी। मुझे लगा था कि भगवान मुझे बेटी देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद बेटी होने की ही खबर दी थी। मैं मन से संतुष्ट था और बेटी के स्वागत की सारी तैयारियां भी कर ली थीं। हालांकि दिल के किसी कोने में पहली संतान बेटा होने की एक हल्की सी इच्छा थी, लेकिन फिर अचानक ईश्वर की मर्जी से मेरी झोली बेटे से भर गई। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने पूरे खानदान में मिठाइयां बांटी थीं और अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति को मिठाई खिलाई थी। आखिरकार 5 साल बाद मैं पिता बना था। जब मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो वह पल मेरे लिए ऐसा था जैसे कलेजा मुंह को आ गया हो। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल ऐसी अवस्था में था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं उसी हालत में अपने बेटे को सीने से लगाए रो पड़ा था और बार बार ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा था। लेकिन आज पूरे 20 साल बाद वही किस्मत मुझे फिर उसी मोड़ पर ले आई थी और मैं एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी पत्नी ने फौरन मुझे संभाल लिया था। आज मैं खुलकर रो लेना चाहता था। न जाने अदालत में क्या होने वाला था, यह सोचकर ही मेरे हाथ पांव ढीले पड़ने लगे थे। मैं सिर झुकाकर इतनी शिद्दत से रोया कि मेरी पत्नी बुरी तरह घबरा गई। वह मुझे थामते हुए बोली, आपको क्या हो गया है? ऐसे क्यों रो रहे हैं? लेकिन मेरा दिल फटा जा रहा था, क्योंकि आज मेरे बेटे के लिए फांसी का आदेश जारी होने वाला था। यह एहसास ही मुझे बेचैन कर रहा था कि मेरा बेटा भरी जवानी में मुझसे दूर चला जाएगा, मेरा सहारा मुझसे छिन जाएगा। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेटे के जन्म के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब मेरी पत्नी दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरी मां ने 1-2 बार मुझसे कहा भी था कि दूसरी शादी कर लो, नस्ल आगे बढ़ाओ, एक बेटे से क्या होता है। लेकिन मैं खुश था कि उस पवित्र ईश्वर ने मुझे एक ही अनमोल खूल दे दिया है और मैंने सोचा था कि इसी एक खूल से अपना पूरा घर महका दूंगा। मुझे क्या पता था कि एक दिन यही फूल मुरझा जाएगा और उसके साथ मेरा पूरा संसार भी उजड़ने के कगार पर आ जाएगा। इन्हीं दर्दनाक यादों में डूबकर मैं रो रहा था कि अचानक एक सख्त मर्दाना हाथ मेरे कंधे पर आ टिका। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने विपक्षी वकील खड़े थे। चेहरे पर बनावटी हमदर्दी भरी मुस्कान थी। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। अगर इस इंसान ने मेरे बेटे के खिलाफ झूठे और नाजायज सबूत न जुटाए होते तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। वह बोले, मैं जानता हूँ आप तकलीफ में हैं, आपकी तकलीफ ठीक है, लेकिन जो इस दुनिया से रुखसत हुआ है वो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है। बेहतर होगा कि अदालत के साथ साथ सच्चाई का साथ दें। रोने और तड़पने से बेहतर है सच बोलकर मामला खत्म करें। सजा तो आपके बेटे को हर हाल में मिलेगी, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। जाने कहाँ से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। वह संतुलन खोकर पीछे जा गिरा।
मैं उनके ऊपर बैठकर उनका गिरेबान थाम चुका था और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोला, तुम क्या समझते हो? किसी के बेटे को तकलीफ पहुंचाना, उसकी नस्ल को बर्बाद करना कोई अच्छा काम है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम आने वाली नस्लों तक इस दर्द को याद रखोगे। मैं गुस्से में उसका गला दबाने लगा था, लेकिन तभी लोग इकट्ठा होने लगे और मुझे उससे अलग कर दिया गया, जबकि वकील अपना काला कोट ठीक करते हुए बोला, तुम्हें मैं देख लूंगा। आज की सुनवाई में तुम्हारे बेटे को फांसी नहीं दिलाई तो क्या हुआ? ये कहते ही वह अंदर की ओर चला गया। मैं एक बार फिर कंधे झुकाकर रोने लगा। मेरी बीवी का भी यही हाल था। लोग अब जा चुके थे। मेरी बीवी मुझे थामते हुए बोली, आपको क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? अब वह जानबूझकर हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। इस पर मैं तड़पकर बोला, हम इसके आगे हाथ जोड़ते तब भी ये हर साल मौका ही तलाशता रहता। इन लोगों ने ठान लिया है कि हमारे बेटे ने ही क्लिक किया है। अब हम किसी भी हद तक चले जाएं, कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर कोई हमारा साथ दे सकता है तो बस भगवान है। मुझे सिर्फ उसी पर यकीन है, बाकी वह बेहतर जानता है। अभी हम दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मुझे अपने वकील साहब सामने से आते हुए नजर आए। पास आकर उन्होंने नमस्ते किया और मैंने नरम लहजे में पूछा, कुछ बना? कोई खैर खबर? वे बोले, दुआ कीजिए कि आज की सुनवाई हमारे हक में हो और हमें एक और तारीख मिल जाए। अगर आज फैसला हो गया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जाने उस आदमी ने कैसे कैसे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। हालांकि आर्यन ने कुछ भी नहीं किया। उसने जो कहानी मुझे बताई है, उसकी बुनियाद के मुताबिक ये केस पूरी तरह झूठ पर टिका हुआ है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वे मुझे देखते हुए बोले, खैर, अभी अंदर चलिए। कुछ ही देर में जज साहब आने वाले हैं और केस की सुनवाई शुरू होगी। आज हमें हिम्मत से काम लेना है। जो सबूत मेरे पास हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम लड़ेंगे। बाकी जो भगवान चाहते हैं वही होगा। उनकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत मायूस हो गया। उन्होंने कोई ठोस हौसला नहीं दिया था। फिर भी इंसान हिम्मत के सहारे ही लड़ता है। यही सोचकर मैं अपनी बीवी के साथ कोर्ट के अंदर चला गया। अक्सर टीवी ड्रामों में कोर्ट को आलीशान, खूबसूरत जगह के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। ये सब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है। असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। लोगों का डरावना जनसमूह, खौफनाक शक्लों वाले मुजरिम, वकीलों की भीड़, ढेर सारी रोती हुई आंखें, कहीं खुश होते होंठ तो कहीं शैतानी मुस्कान वाले चेहरे। हर तरफ एक अजीब सा माहौल था। मैं और मेरी बीवी एक तरफ बैठकर जज साहब का इंतजार करने लगे। कुछ ही पलों बाद पुलिस मेरे बेटे को हथकड़ियां लगाकर अंदर ले आई और कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं और मेरी बीवी तड़पकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने हमें उसके पास जाने नहीं दिया। आज आखिरी सुनवाई थी, इसलिए हमें बड़े कोर्ट में लाया गया था और आज मुलाकात मुमकिन नहीं थी। तभी मेरी नजर उस सरकारी वकील पर पड़ी जो मुझे ही घूरकर देख रहा था। शायद यह उसका ही कोई कारनामा था। उसी ने किसी चाल के जरिए हमें अपने बच्चे से मिलने से रोक दिया था। मुझे दिल ही दिल में अफसोस होने लगा। काश मैं उस पर हाथ न उठाता, अपने आप पर काबू रख लेता, तो शायद आज कुछ देर अपने बेटे से बात कर पाते। मैं और मेरी बीवी खामोशी से अपनी जगह पर वापस बैठ गए। हमारे वकील साहब मेरे बेटे के पास जाकर उससे धीमी आवाज में बातें करने लगे। मैंने नजर घुमाकर उन लोगों को देखा जिन्होंने मेरे बेटे पर कत्ल का इल्जाम लगाया था। मैं उन्हें हसरत भरी नजरों से देख रहा था। मन ही मन दुआ कर रहा था कि उनके दिल में आज रहम आ जाए और वे मेरे बेटे को माफ कर दें। लेकिन काश हमेशा पूरे नहीं होते, काश तो बस काश ही रह जाते हैं। अभी हम यही सब सोच ही रहे थे कि तभी जज साहब के आने का ऐलान हुआ और हम सब अदब में अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आज किसी को इज्जत दूं या किसी से भी नरमी से पेश आऊं। आज मेरा बेटा मुझसे दूर होने वाला था और मेरा दिल बार बार इस बात की गवाही दे रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इतना बुरा कि शायद मैं उसे सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ गया तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा।
अगर मैं उसका केस नहीं जीत पाया तो मैं खुद को बाप कहलाने के लायक नहीं समझूंगा। मैंने आखिरी हद तक लड़ने की कसम खाई थी और मुझे पता था कि मैं पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। मेरे पास जो पैसा था, एक एक पैसा मेरे बेटे के केस में लग चुका था। बस किसी भी तरह अपने बेटे को बचा लेना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बेमानी सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जज आने के बाद ही सुनवाई शुरू होगी। तभी विरोधी पार्टी का वकील खड़ा हुआ और जज के सामने बोलना शुरू किया कि विरोधी पक्ष के घरवाले इंसाफ चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उनके पास न कोई बड़ा सहारा है और न ही पैसा, फिर भी उनके खिलाफ गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। उनमें जरा भी रहम नहीं है और वे सामने वाले को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा किसी को भी मार दे और आसानी से रिहा हो जाए। यही उनका भ्रम है। वे कानून को खेल समझते हैं, जबकि कानून खेल नहीं बल्कि समझ और न्याय का नाम है। वकील ने आगे कहा कि जज साहब, अभी कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोगों के बीच इन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को समझाने गया था कि इस तरह धमकियां न दें। उनका बेटा एक मामूली गुंडा है और ये लोग खुद भी गुंडागर्दी पर उतर आए। शायद ये सब बातें इन्हें मामूली लगें, लेकिन अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग हारी हुई लड़ाई को इस तरह मोड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि कोर्ट के सामने तमाम सबूत मौजूद हैं, मेडिकल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज, जो साफ तौर पर सच्चाई बयान कर रहे हैं। मृतक के घरवालों का कहना है कि हमारे बेटे और उनके बेटे के बीच बेहद गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। फर्क बस इतना था कि मृतक का परिवार अमीर था, जबकि आरोपी का परिवार गरीब था। आरोपी के पिता पहले कोर्ट के बाहर रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते थे। मृतक के परिवार की मदद से उनके बेटे को नौकरी मिली, तब जाकर उनके हालात कुछ बेहतर हुए और बाद में उन्होंने रेहड़ी का काम छोड़कर बाहर समोसे बेचना शुरू कर दिया। यह सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि केस की पूरी स्थिति को ठीक तरह से समझा जा सके। उसने बताया कि इन दोनों के बीच एक लड़की आ गई थी। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। वह लड़की मृतक को बहुत पसंद करती थी और यह बात आरोपी से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आर्यन ने अपने दोस्त से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, तुम इसे भूल जाओ और अपने लिए किसी और को देख लो। लेकिन मृतक लड़का भी उसी लड़की को पसंद करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। जो दोनों कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, वही रिश्ता एक लड़की की वजह से टूट गया। आर्यन ने अलग से उस लड़की से बात करने और मिलने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की मृतक लड़के में ही दिलचस्पी ले रही थी। और फिर वह हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। आर्यन ने बहुत ही मीठा बनकर अपने दोस्त को एक खाली प्लॉट पर बुलाया था। इत्तेफाक से ठीक उसी समय सामने वाले घर में कैमरे लगे हुए थे। उनका फ्रंट कैमरा कुछ दिनों से खराब था, जिसकी वजह से कत्ल की पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन जिस रास्ते से ये साहब गुजरे थे वह हिस्सा कैमरे में कैद हो गया, जिसे मैंने आपके पास जमा करवा दिया है। इसी प्लॉट पर आर्यन अपने दोस्त को ललकारा और बंदूक से उस पर 3 गोलियां चलाई, फिर वहां से फरार हो गया। बंदूक पर मौजूद उनके फिंगरप्रिंट्स, कैमरे की फुटेज और इन दोनों के बीच हुई चैट, जिसमें इस जगह मिलने की बात तय हुई थी, सब कुछ आपके पास जमा है। पिछली सुनवाई में जज साहब के सामने लड़की को पेश किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आपको मिल गई होगी। वह आगे कुछ कह रहे थे कि तभी मेरा वकील असहमति प्रकट करते हुए खड़ा हो गया, लेकिन जज ने उसे खामोश करवा दिया। फिर वकील साहब ने कहा, अब मैं दोषी के पिताजी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। हमें उनसे कुछ सवालात करने हैं जो बाकी केस से जुड़े हैं। जज की इजाजत मिलते ही मुझे फौरन कटघरे में बुलाया गया। मैं झुके कंधों के साथ कटघरे में खड़ा हो गया कि अचानक जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अदालत में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। वह अपनी जगह से चलकर मेरे पास आए,
झुककर मुझे नमस्ते किया और फिर मेरा हाथ थामकर मुझे कटघरे से बाहर ले आए और गले लगा लिया। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था। सोचिए, इतने बड़े कोर्ट का जज अगर आपको इस तरह गले लगा ले तो आपके जज्बात कैसे होंगे। मैं अपनी हालत को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। वह मुझे देखते हुए बोले, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने न में सिर हिला दिया। तब उन्होंने कहा, मैं रजत श्रीवास्तव हूँ। कुछ याद आया? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये सुनवाई खत्म हो जाए, हम बैठकर बात करते हैं। उनका लहजा बहुत ठहरा हुआ था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक चेहरा आया, लेकिन मैंने अपना सिर झटक दिया। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इतने बड़े कोर्ट में जज। मैंने तुरंत ही वापस खड़ा हो गया। कटहरे में उन्होंने अब वकील साहब को दोबारा से बात शुरू करने का हुक्म दिया। वकील साहब मेरे पास आए और मुझे देखते हुए बोले, जिस दिन आपके बेटे ने अपने दोस्त का कत्ल किया था, उस दिन आप कहाँ थे? मैं फौरन से बोला, ये झूठा इल्जाम है, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। कोई लड़की इन दोनों के दरमियान नहीं आई थी। बेशक उनके बीच झगड़ा जरूर हुआ था, इस बात की गवाही मैं भी देता हूँ, लेकिन झगड़ा लड़की का नहीं था। ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे बेटे के पास कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये नौकरी जो उसकी लगी हुई है वह भी उसी के दोस्त के जरिए लगी थी, लेकिन उनके बीच हसरत का कोई रिश्ता नहीं था। कुछ समझने की कोशिश करें आप लोग। वकील साहब बोले, जो सवाल आपसे किया जा रहा है वह बताएं। इस पर जज साहब बोले कि आप आरोपी के बयान के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। अब मैं आरोपी से खुद कुछ सवाल करूंगा। ऐसा पहली बार हो रहा था। वकील साहब हैरत से जज साहब को देख रहे थे, लेकिन जज साहब के सामने ना किसी की हिम्मत थी और ना ही औकात। जज साहब मेरे बेटे को देखते हुए बोले, नाम क्या है तुम्हारा और क्या काम करते हो? जो नौकरी तुम्हारे दोस्त ने लगाई थी उसकी क्या तनख्वाह है? मेरा बेटा सिर झुकाकर बोला कि उसका नाम आर्यन मंडलीक है और उसकी उम्र 20 साल है। उसने बताया कि उसके दोस्त ने उसे एक बहुत बड़े यूटिलिटी स्टोर में मैनेजर की पोस्ट पर लगवाया था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट मिलना आसान नहीं होता, लेकिन उसमें काबिलियत थी और उसके दोस्त के पास पैसा, इसी वजह से उसे ये नौकरी मिली। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था और वकील साहब जो कह रहे हैं वह झूठ है। उस दिन उनके पास कोई लड़की नहीं आई थी, क्योंकि उसका दोस्त ऐसी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और न ही वो खुद। दोनों ने मिलकर तय किया था कि वे 27 साल की उम्र के बाद ही शादी करेंगे, जब अपने बलबूते पर कुछ बन जाएंगे। यह आरोप पूरी तरह गलत है कि उसने किसी लड़की के पीछे अपने दोस्त की हत्या की है। जब उससे कहा गया कि तो क्या उसने किसी और वजह से कत्ल किया, तो उसने सिर हिलाकर इनकार किया और कहा कि वह अपने उस दोस्त को क्यों मारेगा जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और उसकी मदद करता रहा। जिस इंसान से उसे फायदा मिल रहा हो, उसे खत्म करके वह अपना ही नुकसान क्यों करेगा और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। उसने सवाल किया कि अगर किसी को नौकरी किसी और के जरिए मिली हो और उससे लगातार फायदा भी मिल रहा हो, तो क्या कोई उसे खत्म कर देगा? ये सोचने की बात है। उसने साफ कहा कि उनकी लड़ाई किसी लड़की की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि इस बात को लेकर हुई थी कि वे एक दूसरे को समय और साथ नहीं दे पा रहे थे। पहले वे हर वक्त साथ रहते थे, जिसकी गवाही उसके माता पिता और उसके दोस्त के माता पिता दोनों दे सकते हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद वो बहुत व्यस्त हो गया। रात को देर से घर लौटना और सुबह जल्दी निकल जाना, इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। बात सिर्फ इतनी थी कि क्या वे इतने व्यस्त हो चुके हैं कि एक दूसरे को वक्त भी नहीं दे सकते। उसने यह भी कहा कि जिस वीडियो का जिक्र वकील साहब कर रहे हैं वह किसी प्लॉट की नहीं, बल्कि रास्ते में मौजूद एक कैफे की वीडियो है जहां वे मिलने वाले थे। उस दिन मैं स्टोर से जल्दी छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। तभी अचानक मेरे पास उसके संदेश आए कि तुम जहां भी हो, आधे रास्ते से ही लौट आओ। मुझे खतरा है, मुझे धमकियां मिली हैं, इसलिए मुझसे मिलने मत आना। उस समय मैं बहुत घबरा गया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है।
मैंने तुरंत उससे पूछा कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। उसने मुझे उस प्लान का पता बताया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सारे संदेश वही व्यक्ति भेज रहा है जिसने हत्या की थी। जब मैं उस प्लान पर पहुंचा तो वहां उसका मोबाइल, बंदूक वगैरह सब मौजूद थे, जिनकी बात वकील साहब कर रहे हैं, और उन पर मेरे फिंगरप्रिंट जरूर हैं क्योंकि मैंने उस बंदूक को हाथ में लिया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही हरकत मेरे गले का फंदा बन जाएगी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके सूचना दी थी कि इसे जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहां लगा कैमरा खराब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जानबूझकर उसे खराब किया गया था ताकि मुझे फंसाया जा सके। मेरे दोस्त के पिता एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और वे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धन साहब के साथ उनकी क्या डील चल रही थी। अगर वे आपको सच्चाई नहीं बताते हैं तो आप इस मामले की जांच कराइए, और खुदा की कसम अगर तब भी सच सामने न आए तो जज साहब, मैं अपनी जुबान देता हूँ कि मैं खुद अपने ऊपर इल्जाम लेकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, न मेरा अपना वकील, न विपक्षी पार्टी का वकील। असली मुजरिम को पकड़ने के बजाय सब लोग बस मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। एक बेगुनाह को सजा देकर उसकी मरी हुई रूह को भी तकलीफ पहुंचाई जा रही है। मैं अपने बेटे की यह सारी बात खामोशी से सुन रहा था। उसकी आवाज पूरे अदालती कमरे में गूंज रही थी। जज साहब ने बुलंद आवाज में हुक्म सादर कर दिया था, अब कटहरे में मृतक के पिताजी को बुलाया जाए। मैं अपनी बीवी के साथ खामोशी से बैठकर तमाम मंजर देख रहा था। वे कटहरे में आए और वकील साहब फौरन खड़े हो गए थे, मगर जज ने उन्हें बिठा दिया। जज ने उन्हें देखते हुए कहा, अब आप बताएं, जो बात इस लड़के ने कही है इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लम्हे सब खामोश रहे, फिर वह बोले, हर्षवर्धन साहब की तरफ से मेरे संबंध कुछ खराब थे। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और उनसे ही मेरे कुछ मामलात खराब चल रहे थे। उन्होंने मुझे सीधी सीधी धमकी दी थी कि अगर मैंने उनके प्लॉट में पैसा नहीं लगाया तो वह मुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। हमारी आपसी लड़ाई चल रही थी और हमें उस प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा मिलना था, लेकिन वे कह रहे थे कि वे खुद 60% रखेंगे और मुझे 40% देंगे। इस बात पर हमारी काफी झगड़ा हुआ और फिर हमारा रिश्ता मुश्किल में आ गया। मैं अपने बेटे के केस में भी इतना उलझा हुआ हूँ कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। मेरे सामने बैठा जज कोई इंसान नहीं लग रहा था। उस वक्त मुझे वह किसी फरिश्ते जैसा लग रहा था। उन्होंने मेरे बेटे को देखा और कहा कि मैं आप लोगों को एक और तारीख देना चाहता हूँ। अब तमाम हालात को छोड़कर हर्षवर्धन साहब के ऊपर काम करें। ये मेरा हुक्म है और अब उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करें। यह केस झूठ की बुनियाद पर है, कुछ भी हो रहा है। यह लड़का बेकसूर है, इसे फंसाया जा रहा है। अदालत यहीं पर बर्खास्त की जाती है। यह कहकर वह चले गए, जबकि मैं उसी पल खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। मैं सर झुकाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान वापस आ गई हो। आंखों में आंसू थे, दिल परेशान था। तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक ही सिर घुमाकर देखा तो एक अनजान चेहरा खड़ा था। वह मुझे देखते हुए बोला, जज साहब ने आपको ऑफिस रूम में बुलाया है, जल्दी से आप लोग आ जाए। उनकी बात सुनकर मैं खड़ा हो गया। मुझे उस इंसान से मिलना था और ना जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं अपनी बीवी के साथ उनके ऑफिस की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से इजाजत मिल गई। हम अंदर दाखिल हुए। कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था और वह खिड़की के सामने खड़े थे। मैं उनकी पीठ ही देख रहा था। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगर आज उन्होंने सवाल नहीं किए होते और आज उन्होंने विरोधी पार्टी के वकील को खामोश करवाकर खुद आगे बढ़कर सवाल नहीं पूछे होते तो मेरा बेटा कभी कुछ नहीं बोल पाता और सच्चाई ऐसे ही दबा रह जाती। मैं धीमी आवाज में बोला, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और आप आज हमारी बहुत मदद की है। उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी इसी तरह हमारा साथ देंगे।
हम बहुत परेशान हैं। मेरे कोई 10-15 बच्चे नहीं हैं, सिर्फ एक बेटा है जो मेरी जिंदगी का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। मेरी बात सुनकर वह बोले, ऐसा क्यों कहते हैं? कई सालों पहले आपने एक और बेटा बनाया था, क्या उसे भूल गए हैं? मैंने अपनी पत्नी को परेशान नजरों से देखा था। मुझे उनकी ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। वे पलटे और मुझे देखते हुए बोले, अंकल, पहचाना नहीं मुझे? मैं रजत श्रीवास्तव हूँ। भूल गए मुझे? मेरे दिल और दिमाग में दूर दूर तक ये नाम नहीं आ रहा था और ना ही ये शक्ल। उन्होंने कहा, वो गरीब वकील जिसे आप हर रोज एक दूसरे ठेले से फल खरीद कर खिलाते थे, मेरे जेब में पैसे डालते थे, मुझे हौसला देते थे कि तुम एक दिन कामयाब जज बनोगे। कुछ याद आया। मेरा दिल और दिमाग की बत्ती अब जलना शुरू हो गई थी। मेरा दिल उस पर जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बेसब्री से बोला, तुम रजत हो? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। जज साहब बोले, देख लो, मैंने आपको पहचान लिया लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने याद दिलाया तब भी आपको याद आया। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता था, तुम भी मुझे अपना बाप मान चुके थे। मैंने बताया, मैंने कुछ साल पहले ही ठेला लगाना बंद कर दिया। मेरा बेटा अब कमाने लगा था, इसलिए मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं घर के सामने समोसे बेचता हूँ और तुम जज बन गए हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वही 5 साल पुराना वकील मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल बेबस, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। वह मेरे करीब आया, मेरा हाथ थामा और बोला, हाँ, मैं वही हूँ जिस गरीब को आप रोज फल खिलाते थे। लोग आपको पागल कहते थे कि नुकसान हो जाएगा, इस बेरोजगार को मत खिलाया करो, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ हमदर्दी करते थे। मुझे कहते थे कि तुम मेरे बेटे हो। जैसे ही एक दिन आएगा, तुम कामयाब हो जाओगे और फिर मैं गर्व से ये सबको बता दूंगा कि तुम मेरे बेटे हो। मैं अचानक रोते हुए उनके गले लग गया और कहा, मैंने सब हासिल कर लिया, एक अच्छी पोस्ट, ज्यादा तालीम, घर, गाड़ी, सब कुछ है। मेरे पास रिश्ते नहीं रहे। मम्मी पापा जो मेरे अपने थे, इस दुनिया से चले गए जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरे भाई बहन मुझे पूछते भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूँ और अपने हालात को कैसे संभाल रहा हूँ। लेकिन आज जब मुझे पोस्ट मिली तब सब पूछने लगे। हालांकि अब मैं उन्हें पूछना नहीं चाहता था। एक दिन अचानक मुझे आपका पता मिल गया और मुझे पता चला कि आपके बेटे पर मुकदमा चल रहा है। इस वक्त मैंने अपनी पोस्ट के जरिए इस केस को अपने हाथ में ले लिया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी जांच पड़ताल करवाई है। आपके बेटा बेकसूर है और हम उसे इस केस से जरूर बाइज्जत बरी करेंगे। आपके बेटे ने बहुत अच्छे तरीके से दमखम दिखाकर इस केस से आजाद होने की कोशिश की। अब हर्षवर्धन शाह पर मामला तो चल गया है और हो सकता है बहुत जल्द आपका बेटा बाइज्जत बरी हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे फांसी न हो। आप बस मेरे साथ काम करें और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़े। आपने जो मेरे लिए किया था, मैं कभी नहीं भूल सकता। वह वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आप मेरे साथ खड़े रहे थे। अब मेरा वक्त है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज फैसले या बातों में कोई जवाब नहीं थे। मेरी आदत थी कि जब मैं किसी के साथ अच्छा करता था तो उसे गुनगुनाकर नहीं बताता, बस कर देता और भूल जाता। वक्त की रफ्तार ने कभी थम सकी है और ना कभी थमेगी। हम काफी देर तक वहां बैठे रहे, खाना भी उसके साथ ही खाया और केस के मामलों पर चर्चा करके घर वापस आ गए, इस बात से अनजान कि मेरी एक कोशिश कितनी काम आने वाली है। अभी मैं घर आया ही था कि मेरा मोबाइल फोन बजा। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज सुनाई दी। शंकरलाल साहब बात कर रहे थे। मैंने बोला, जी। उन्होंने कहा, दरअसल हमें आपका नंबर रजत श्रीवास्तव ने दिया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि आपका केस हम लोग देखेंगे। आपके पहले वकील को हटा दिया गया है।
उनकी फीस और बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सब अपने हाथ में ले लिया है। बस आप हमें इस केस को जीतने के लिए मदद करें। रजत का नाम सुनकर मैं थोड़ा निश्चित हुआ। मैंने कहा, जी, जैसा आपको ठीक लगे। बस कुछ भी करके मेरे बच्चे को रिहाई दिला दें। मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कोई कत्ल नहीं किया। हम लोग बहुत शरीफ हैं। वह अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था। उसके दोस्त की मौत से वह बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अचानक उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगना उसे भी हैरान कर रहा है। आप हमारी जैसी भी मदद चाहते हैं, किसी भी वक्त मदद चाहिए, हम देंगे। बस आप मेरे बेटे को बचा लें। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर रजत की आवाज कानों में पड़ी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अंकल, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। मैं उसका जज हूँ। उसे इस इल्जाम से किस तरह निकालना है, यह मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल टेंशन मत लें। इंसाफ के साथ उसे इस केस से बाइज्त बरी कर दिया जाएगा और असली मुजरिम को सजा मिलेगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन न जाने क्यों मुझे अभी भी बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। जब जब मैं अपनी पत्नी को देख रहा था, मेरे भीतर हिम्मत और हौसला अपने आप बुलंद हो रहा था। सुबह से ही हम रजत से मिले थे और कहीं न कहीं जिंदगी में सुकून सा आ गया था। समय की रफ्तार न कभी थमी है और न कभी थम सकती है। मैं जब तक अपने पुराने वकील के साथ था, उसे रोज किसी न किसी बहाने पैसे देता रहता था, कभी किसी बात के, कभी किसी चीज के। लेकिन पिछले एक हफ्ते से रजत ने जो वकील दिलवाया था, उसे मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था। फिर भी मैं खुद रोज फोन करके केस की जानकारी लेता रहता था और वे लोग भी मुझे फोन करके परेशान नहीं करते थे। न जाने वे इस केस को किस तरह संभाल रहे थे, मुझे खुद इसका इल्म नहीं था। आज मेरे बेटे की आखिरी सुनवाई थी और आज फैसला होना ही था। इस बात का मुझे 100% यकीन था। मैं और मेरी पत्नी कोर्ट पहुंचे तो हमारे पहुंचते ही सुनवाई शुरू हो चुकी थी। अपने बेटे को देखकर मैं हैरान रह गया। उसने बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर इत्मीनान था और बाल भी कटे हुए थे। शायद ये सब रजत की ही बदौलत था। बहस शुरू हो चुकी थी। हमारे वकील ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उन्होंने मुख्य वकील को बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया और पूरा माहौल खामोश हो गया। हर्षवर्धन साहब को कटघरे में बुलाया गया और फिर वही हुआ जो मेरे बेटे ने बताया था। उनकी तमाम रिकॉर्ड पेश की गईं, जिनमें साफ साफ मजबूत धमकियां दर्ज थीं। हमारे वकील ने उस आदमी पर इतना दबाव बनाया कि आखिरकार उसने अपने मुंह से सच कबूल कर लिया कि उसी ने अपने दोस्त के बेटे की हत्या की थी और पूरी साजिश रचकर मेरे बेटे को फंसाया गया था। उस पल मेरा दिल चाहता था कि सामने खड़े उस शख्स को अपने हाथों से गोली मार दूं, जिसने मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बेटे, हम सभी को इतनी हद तक परेशान किया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। जज साहब यानी रजत साहब ने उसी पर फैसला सुना दिया। मेरे बेटे को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि हर्षवर्धन साहब को फांसी का आदेश जारी किया गया। मुख्य पार्टी ने खड़े होकर मेरे बेटे से माफी मांगी और वह घुटनों के बल बैठकर इतना रोया कि रजत अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास आ गए और उसे गले से लगा लिया। वह इस बात पर रो रहा था कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। इतनी तकलीफों के बावजूद वह अब हमारे बीच नहीं था और उसकी याद मेरे कलेजे को चुभ रही थी। वक्त की रफ्तार न कभी थमी और न कभी थमेगी। रजत अब बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। अक्सर हमारे साथ खाना खाता है और कभी कभी हमारे घर ठहरता भी है। उसी की वजह से मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिली और मैं अपना छोटा सा कारोबार कर पाया। इंसान जब बेध्यानी में कोई नेकी करता है और भगवान ने उसे देखा तो उसका बहुत बड़ा सिला देता है। हमारे पड़ोसी अक्सर पूछते थे कि उसे खिलाने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि बेचारा भूखा है, किसी के पेट में अनाज चला जाएगा। और आज मुझे उसी नेकी का इनाम इतना बड़ा मिला। मैं तमाम सुनने वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नेकी करने वालों को अपनी नेकी की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती, न ही किसी को बताने की आवश्यकता होती है।
क्योंकि भगवान ने नेक काम करने वालों को बड़े इनाम और सम्मान से नवाजा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।